बेटा बेटियों को तीसरी पार्टी में भर्ती कर दें, क्योंकि जिंदगी भर अय्याशी का जो नशा चढ़ गया है वो उतरता नहीं है। राजे महाराजे अब एक दूसरे किस्म के पैदा हो गए। पहले पुराने जमाने के राजे महाराजे और होते थे, अब ये नए राजे महाराजे पैदा हो गए। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वो सारे कानून जो इस देश में चलते हैं, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान का आधार जो इस देश में चलता है, और सबसे बड़ी बात 1946 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके आधार पर हमको आजादी मिली। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में आजादी आई नहीं, बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फरेब आपके साथ हुआ। और एक आखिरी बात इस आजादी के बारे में और कह दूं, जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश को आजाद करने की बात कर रहा था तो इस देश के बहुत सारे ज्योतिषी थे, पुराने दस्तावेज मैंने बहुत इकट्ठे किए, और उनको जब मैं देख रहा था तो 1945 से इस देश में बहुत सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और सारे ज्योतिषी इस बात पर सहमत थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी ना ली जाए, वो दिन अच्छा नहीं है। उनके अपने कुछ कैलकुलेशंस होंगे, ज्योतिष का शास्त्र है, ज्योतिष का विज्ञान है इस देश में, और बहुत विकसित विज्ञान है, मैं मानता हूं उसको। और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े ज्योतिष शास्त्री कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी मत लीजिए। पंडित नेहरू से मना किया था, सरदार पटेल से मना किया था, लेकिन ये सत्ता के मोह में इतने अंधे थे कि जो कुछ अंग्रेज कह रहे हैं वो ही मानो। और उस जमाने में एक फ्रांसीसी लेखक था, उसका नाम था डोमिनिक लापियरे। उसने लॉर्ड माउंटबेटन से एक इंटरव्यू लिया। डोमिनिक लापियरे ने कई किताबें लिखी, उसमें एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, और ऐसी ही उसकी एक दूसरी किताब है द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड माउंटबेटन। उसी दूसरी किताब में उसने लॉर्ड माउंटबेटन से जो इंटरव्यू लिया है वो छापा, और वो मैंने जब पढ़ा तो मेरा खून खौल गया। डोमिनिक लापियरे ने सवाल किया लॉर्ड माउंटबेटन से कि आप हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे आजाद क्यों करना चाहते हो? ये काम तो दिन में करने के, आजादी लेने और देने के काम तो दिन में होते हैं, रात के 12 बजे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कुकर्म होते हैं, आप ये क्यों करना चाहते हो? तो लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब जानते हैं क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाब दिया है उस इंटरव्यू में कि मैंने जानबूझकर 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे इस देश को आजाद करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि मैंने सारे ज्योतिषियों से पता किया है कि 15 अगस्त 1947 का दिन इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है, और अगर उस दिन इस देश को आजाद किया जाए तो ये देश एक रह नहीं सकता, ये बटेगा, खंड खंड बटेगा। देश को आजाद किया जाए तो ये देश एक रह नहीं सकता, ये बटेगा, खंड खंड बटेगा। तो इसलिए मैंने इस देश को 15 अगस्त 1947 की रात को ही 12 बजे आजाद करने का फैसला किया है, क्योंकि सारे बड़े ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि ये देश खंड खंड टूटेगा, एक नहीं रहेगा अगर इस दिन इस देश को आजादी मिले। एक बात, और दूसरी बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसने कही, उसने कहा कि 15 अगस्त 1945 अंग्रेजों के लिए विश्व विजय का दिवस है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान की आर्मी ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था। क्यों किया था? जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और वो सरेंडर जो हुआ था वो इंग्लैंड की आर्मी के सामने हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त 1945 को जापान के सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया है, वो हमारा विश्व विजय का दिवस है, इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करेंगे। और इस बात को पंडित नेहरू जानते थे, सरदार पटेल भी जानते थे, बहुत लोग जानते थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे आजादी लेना इस देश के ज्योतिष शास्त्र के सारे कानूनों के खिलाफ है। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आप आजादी लोगे और 1-2 साल के बाद यह देश टूट जाएगा, और वो टूटा, पाकिस्तान अलग हुआ, वही हुआ। और आगे भी उन्होंने यही अभिशाप दिया कि यह देश आगे भी खंड खंड टूट सकता है, और उसकी तैयारी चल रही है। कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, आसाम अलग हो जाए, नागालैंड अलग हो जाए, त्रिपुरा अलग हो जाए, झारखंड अलग हो जाए, ये सारे आंदोलन इस देश में चल रहे हैं, और सभी आंदोलनों को अमेरिका और यूरोप से भरपूर हथियार मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस देश में करोड़ों करोड़ों रुपए का फॉरेन फंड आता है, करोड़ों करोड़ों रुपए की AK-47 राइफल आती है वाया पाकिस्तान या वाया चीन के बॉर्डर से, ये तिब्बत के इलाके में हमारे देश में घुसाई जाती है, और उन्हीं हथियारों से लेकर इसी देश के कुछ नौजवान जिनको बरगलाया गया है वो इस देश को खंड खंड बांटने का आंदोलन कर रहे हैं। आपको मालूम है नागालैंड हिंदुस्तान से अलग होना चाहता। आप नागालैंड में जाइए,
वो इस देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने घोषित किया है कि हमारी राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारत के संविधान में कहीं नहीं, ये नागालैंड में चलता है। और नागालैंड में मैं गया पिछले साल, तो पिछले साल जब मैं दीमापुर जा रहा था, कोहिमा से दीमापुर, तो रास्ते में मुझको रोक दिया और रोकने के बाद पुलिस वाले ने कहा कि आपके पास वीजा है। तो मेरे अंदर से पहले कपकपी सी छूटी, मैंने कहा वीजा मांग रहे हो? मेरे ही अपने देश के एक गांव में जाने के लिए वीजा? के हाँ, आपको वो सारे परिपत्र चाहिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो बॉर्डर पे दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा कि आप हिंदुस्तान से आया। मैंने कहा आप हिंदुस्तान का नहीं है? कि हम हिंदुस्तान का नहीं है, हम हिंदुस्तान से अलग होना मांगता। ये बात नागालैंड में घुसी हुई है। और आप नागालैंड जाइए, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितने बड़े लेवल पे पैसा बांट बांट कर वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करा के, सिर्फ धर्म ही परिवर्तन नहीं कराया, उनको हिंदुस्तान से अलग करना है, यहां तक मानसिकता बना दी। और कल को आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अलग नागालैंड की मांग करने वाले कुछ लोग वहां खड़े हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के ऐसे दसियों प्रदेश हैं जिनको अलग अलग हिंदुस्तान से बांटना है, और इसकी पूरी प्लानिंग अमेरिका में CIA के लोग बैठकर बनाते हैं। क्योंकि बिल क्लिंटन इस बात को कह चुके हैं, उनके पहले रोनाल्ड रीगन भी कह चुके थे कि हिंदुस्तान और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 है। सोवियत संघ को तो हमने तोड़ दिया जैसे तोड़ना था। अब तोड़ने के लिए 2 ही देश हमारे सामने हैं, या तो चीन है या भारतवर्ष। तो भारतवर्ष को तोड़ना है, उसके तरीके वो जानते हैं। चीन को कैसे तोड़ना है, उसके तरीके वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभिशाप आज का नहीं है, ये 1947 का। इसलिए मैं कहता हूं आजादी झूठी, इस आजादी का कोई मतलब नहीं। और ये एक और आखिरी बात कि इस देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बांझ है, वेश्या है। वो आदमी अहिंसा की बात करने वाला, कटु शब्द भी उसके मुंह से ना निकले ऐसा व्यक्ति था, गाली तो कभी उसके मुंह से निकलती नहीं थी। उस आदमी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बांझ और वैश्या कहा, और इसलिए उस आदमी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन गांधी को खत्म कर दिया इन कांग्रेसियों, क्योंकि वो उनके रास्ते में आड़े आने लगा था। और वो कहता था कि ये कांग्रेसी ऐसे ही इस देश को लूटेंगे जैसा ब्रिटिशर्स इस देश को लूटते रहे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश के लिए है नहीं, और अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस देश पर लादा है वो सिस्टम। आज हम देख रहे हैं कि वो लूट कितनी बढ़ गई है। आपको याद है, ये कांग्रेसी सरकारों ने पार्लियामेंट में जाने के बाद सबसे पहले प्रिवी पर्स की बात की थी। इस देश में जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उन राजे रजवाड़ों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता था हर महीने, किसी को 6 महीने पे, किसी को साल भर में। तो ये सारे के सारे एमपीज, उस जमाने के कांग्रेस के एमपीज हल्ला करते थे पार्लियामेंट में कि राजे रजवाड़ों के शासन तो खत्म हो गए, तो ये फिर प्रिवी पर्स क्यों मिलता है इनको। तो एक झटके में इन सबने प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। आज वही एमपीज क्या कहते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा टीए बढ़ाओ, हमारा डीए बढ़ाओ, हमारा एचआरए बढ़ाओ, हमारे अलाउंसेस बढ़ाओ, और पेट नहीं भरता, कितना खाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक एक एमपी की तनख्वाह पर इस देश में प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए खर्च होता, आपकी जेब से, मेरी जेब से। और एक एक व्यक्ति से ये जो 2.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है इस देश के एक एक राजे रजवाड़े को पालने के लिए, आप शायद गालियां देते होंगे उस जमाने के राजे रजवाड़ों को, ये आज के जमाने के राजे रजवाड़े बैठे हैं जिनके बाप जो है एमपी थे, उनका बेटा भी एमपी है और नाती भी एमपी बने, इसकी कोशिश करते हैं, चाहे उसमें दम हो या ना हो। माने राजे रजवाड़ों के खानदान में ऐसा चलता था कि बाप राजा है तो बेटा भी राजा। अब क्या हो गया है, बाप एमपी है तो बेटा भी एमपी बनेगा, चाहे बेटे में कोई गुण हो या ना हो। यह कोशिश हर एक बड़ा नेता करता है, अपने बेटा बेटी को जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसाने की कोशिश करता है। तो एक एक एमपी के ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्च होता है हमारी जेब से। ये आपका टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, और उस पर ये तागड़ धिन्ना करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं, विदेश प्रवास पर जाते हैं, और कई कई एमपी तो ये है कि सरकार के खर्चे से अपने दिल का ऑपरेशन कराने जाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे, सरकार के खजानों से पैसा निकलना चाहिए और वो पैसा उनके ऊपर खर्च होता। और कैसे कैसे बहाने बनाकर एमपीज को ले जाने के लिए, अभी एक डेलीगेशन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सैकड़ों करोड़ रुपए खून पसीने की कमाई का बर्बाद कर दिया। क्या करने गए थे, दूसरे देश के पार्लियामेंट का अध्ययन करने गए थे। क्या अध्ययन करके आए, कुछ अध्ययन वध्ययन नहीं करके आए, घर के लिए कुछ खरीदारी कर लाए, बीवी के लिए साड़ियां ले आए, लिपस्टिक ले आए, नेल पॉलिश ले आए, पाउडर ले आए, और बातें करते हैं कि हम जा रहे हैं वहां पर। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे लिए है नहीं।
और उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक और इसमें एमपीज के साथ अगर हिंदुस्तान की सभी असेंबलीज के एमएलए की तनख्वाह अगर आप जोड़ दें तो ये 2.5 लाख रुपया जानते हैं कितना बैठता? 5.5 लाख रुपया। और ये 5.5 लाख रुपए में अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की चलने वाली एक एक मिनट की कार्यवाही को जोड़ दें तो ये रुपया 10 लाख के आसपास बैठता है। प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपया खर्च होता है इस देश की बांझ और वैश्या पार्लियामेंट को चलाने के लिए। ये है इस देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। और वहां बैठ के होता क्या है? कुछ नहीं होता है सिवाय एक काम के, जब मन में आया वॉकआउट करो, जब मन में आया हल्ला मचा दो। और आप अगर देखो अब तो 0 आवर की कार्यवाही का 1 घंटे प्रसारण होता है, आपको लगता है कि यह पार्लियामेंट हिंदुस्तान के किसी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों की क्लास से ज्यादा बेहतर है, जहां बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को तू मैं करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, उससे ज्यादा बेहतर आपको लगता है पार्लियामेंट का स्टेटस है? जिस तरह से झगड़े होते हैं, जिस तरह से तू मैं होती है और जिस तरह से एक दूसरे की धोती उतारने का काम करते हैं वहां पार्लियामेंट में, आप सोच सकते हैं ये इस देश के एमपीज हैं। और आप वहां की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक दिन ये हो गया कि माइक उठा के पटक के दूसरों के सिर पे मारा। इन लोगों ने ये किया, पेपर वेट उठा के मारा, पटक के सिर फट गए लोगों। ये मेरे यहां हुआ उत्तर प्रदेश में। और बिहार की असेंबली में तो रोज यही दृश्य रहता, कब पेपर वेट उठा के दूसरा जो है दूसरे के खोपड़े पर मार देगा कुछ पता नहीं। माने हम जो है लाखों रुपया, 10 लाख रुपया खर्च करते हैं एक एक एमपीज पर और इस पार्लियामेंट की एक एक मिनट की प्रोसीडिंग्स पर। वो पार्लियामेंट हमको देता क्या? वो पार्लियामेंट सिवाय एक काम करने के कुछ नहीं कर रहा। देश बेचो और देश बेचो। इंडिया इज ऑन सेल। हिंदुस्तान की आजादी के 50वें सालगिरह पर हमने हिंदुस्तान को बेचने के लिए खोल दिया। ऐसे इस देश की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है आजादी। और ये समझौते पता है कैसे होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा टेलीविजन पे, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते, वो एक फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, वो दूसरी फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, देश बिकने का समझौता हो जाता। फाइल में अंदर क्या लिखा हुआ है कभी खोलकर आपको नहीं दिखाया जाता, और बराबर मुस्कुराते हुए ये काम होता है। माने देश बेचेंगे तो मुस्कुराते हुए सारे काम होते। ये सारा चलता है और इस देश में हम लोग जो है बेवकूफों की तरह से इस देश के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं। अंग्रेजों ने ये पार्लियामेंट अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, वही पार्लियामेंट इस देश में चलता है। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो कानून बनाए थे वो कानून चलते हैं। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो संविधान दे दिया वो संविधान चलता है। और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो अर्थव्यवस्था बनाई वही अर्थव्यवस्था चलती है। और हम सबको जानते हैं क्या कहा जाता है, देश का विकास हो रहा है। इतना बड़ा भ्रम कभी हुआ नहीं इस देश को, विकास हो रहा है। इस विकास के पैमाने क्या हैं जरा देखिए। विकास का माने क्या? 1947 में जब आजाद हुए तो इस देश के ऊपर एक नए पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था। और अब कितना विकास हो गया है? अब विकास हो गया है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा 8,500 रुपए का कर्जदार हो गया। ये विकास हो गया इस देश में। पहले एक नए पैसे का कर्जा नहीं था। 200 साल अंग्रेजों ने लूटा तो भी हमारे ऊपर एक नए पैसे का कर्जा नहीं था। और अब 50 साल की आजादी के बाद इस देश के बच्चे बच्चे को हमने कर्जदार बना दिया। ये विकास हुआ। विकास की दूसरी परिभाषा मैं आपको देता हूं। कितना विकास हुआ? हिंदुस्तान जब 1947-48 में आजाद हुआ तो सारी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता था, जितना माल बिकता था, जितना ट्रेड चलता था, उस ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा 2% था, 2% था। और आज 1997 में सारी दुनिया के ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा घटकर 0.4% रह गया। इतना विकास हुआ। विकास कितना हुआ है? 1947-1948 में इस देश का विदेशी व्यापार का घाटा, माने आयात निर्यात का घाटा, आयात ज्यादा होता है निर्यात कम होता है, उसकी वजह से घाटा आता है व्यापार में। तो 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आयात निर्यात का घाटा 2 करोड़ रुपए था। आज 1997 में आयात निर्यात का घाटा 15,000 करोड़ हो गया है। ये है विकास इस देश का। और मैं विकास की परिभाषा दूं आपको। 1947-48 में 4 आने सेर का गेहूं मिलता था, आज 18 रुपए किलो का गेहूं हो गया। ये विकास है इस देश में। 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 6 आने का 1 सेर दूध मिलता था गाय का शुद्ध, और अब 20 रुपए किलो का पाउडर का दूध पीजिए और आप कहिए आपका विकास हो गया।
1947-48 में इस देश में 3 पैसे की एक सेर भाजी मिलती थी, सब्जी मिलती थी। आज 20 रुपए की एक पाव भाजी मिल जाए तो अपने आप को बात भाग्यशाली समझिए। यह विकास हो गया इस देश में। 1947-48 में आपके पुरखों ने, जो दादा दादाजी यहां बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे मैं शायद जानना चाहूंगा कि हापुस आम आपको खाने को ही नहीं बांटने को मिलता होगा, और अब 1997 में आके आम तो गया बहुत दूर, मैंगो फ्रूटी मिलती है 160 रुपए किलो की। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। इस देश में इफरात मात्रा में पानी था और इफरात मात्रा में इस देश की नदियां भरी रहती थी। आज इस देश में जमीन खोदिए तो 500 फीट और 600 फीट तक पानी नहीं मिलता। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। और धीरे धीरे हालत क्या हो गई है कि पहले दरिया देखते थे, महासागर देखते थे, तालाब देखते थे, पानी की अथाह जलराशि थी। आज कहीं कहीं फुब्बारा चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। 12 रुपए की पानी की बोतल मिलती है पीने के लिए। भारतीय संस्कृति में पानी कभी बेचने की चीज नहीं रहा। दूध और पानी इस देश में कभी बेचे नहीं जाते थे, जमीन भी कभी बेची नहीं जाती थी। उस देश में दूध बिकता है वो तो छोड़ दीजिए, पानी बिकता है 12 रुपए लीटर का, और हम बोतल लगा के घटाघट पीते हैं, कहते विकास हो गया। हवा भी बिकने वाली है राजीव भाई, हवा भी बिकेगी, और हवा भी बिकेगी अब, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के मास्क अब बंबई में आएंगे। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, यहां स्थिति जापान जैसी होने जा रही है कि जगह जगह भारत सरकार को टेलीफोन बूथ की तरह से ऑक्सीजन बूथ बनाने पड़ेंगे। तो आप 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फिर 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके आप जो है अपने घर पहुंचे। ये आपका विकास हुआ। माने ये अजीब और गरीब परिभाषा है इस देश में विकास की, और इस विकास का मापदंड क्या है यही मेरे समझ में नहीं आता। इस देश के विकास में जानते हैं क्या होता? पानी इस देश में पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिकता, और हम कहते हैं देश का विकास। और उसका हिसाब लगा लीजिए, पेप्सी कोला, कोका कोला 8 रुपए की बोतल बिकती है, 300 मिलीलीटर पानी है। उस पानी में कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ। दुनिया का सारा विज्ञान हमको यह सिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालना चाहिए। हम पानी में मिलाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड घटाघट पीते और कहते हैं साहब हमारी तो तरक्की हो गई, हमारा तो विकास हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे। विज्ञान कहता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो। पेप्सी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घटाघट पीते हैं, और पैसा कितना देते हैं? 8 रुपए का 300 मिलीलीटर, माने 27 या 28 रुपए का 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर माने 1 किलो। 1 किलो पानी है 28 रुपए का, और 1 किलो पेट्रोल है 25 रुपए का। यह विकास है। बाजार में जाइए, 5 रुपए 6 रुपए लीटर का दूध खरीदती है, और इन दोनों कंपनियों के 14 कारखाने हैं पूरे देश में। एक कारखाने में एक दिन में 30,000 लीटर दूध बर्बाद करते हैं ये दोनों कंपनी, और करोड़ों लीटर दूध बर्बाद करती हैं ये दोनों कंपनी। जिस दूध को 5-6 रुपए लीटर में खरीदती हैं गांव के किसान से, उसी दूध का चॉकलेट बनाती हैं तो बिकता है 180 रुपए किलो। चॉकलेट कैडबरीज का माने 180 रुपए किलो। तो बादाम की बर्फी नहीं मिलती, बादाम की बर्फी से महंगी चॉकलेट बिकती है जिसमें जहर मिलाया हुआ है, निकिल और क्रोमियम का। माने जहर जो है बादाम से महंगा बिकता है, और हम कहते हैं विकास हुआ है। ये अजीब परिभाषाएं हैं हमारे विकास में। और दोस्तों, सच मायने में कोई विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है इस देश का। और ये विनाश जानते हैं कैसा हुआ? आप एक बाजू में देखते हो, राजीव भाई को पूछोगे कि राजीव भाई CLO कार दौड़ती है, मारुति दौड़ती है, 5 स्टार होटल बन गए, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, इतनी चमक दमक हो गई है बंबई में, केंटकी फ्राइड चिकन आ गया, मैकडॉवेल आ गया, तो क्या ये सब बेवकूफी है? और मैं आपको यही कहने आया हूं कि ये जो कुछ आप देखते हैं ये सब उधार का विकास है। कर्जा लिया है और उस पर से ये हुआ, और ये कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा, और कर्जा चुकाने की औकात अब भारत सरकार की खत्म हो गई है। जानते हैं क्या होता है? हर साल भारत सरकार पिछला कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेती है। इस साल क्या स्थिति है? 60,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है। कर्ज चुकाने की तो बात छोड़ दीजिए। और इस देश के बजट की हालत देखिए कि विकास का माने क्या। भारत सरकार के नेशनल बजट में जो एक साल का करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का, 2 लाख करोड़ के नेशनल बजट में 60,000 करोड़ रुपया सिर्फ विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता। बजट का 1/3 60,000 करोड़ विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता है, और 54,000 करोड़ देश का प्लैंड एक्सपेंडिचर है।
माने देश में सच में विकास करने के लिए 54,000 करोड़ खर्च होता है और उस विकास को करने के लिए जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने में 60,000 के, और तालियां बजाते हैं कि देश का विकास हुआ। और क्या होता है, जिस दिन भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज मिल जाता, उस दिन हिंदुस्तान के सारे बड़े अखबारों में, माफ करेंगे 2 अखबार वाले यहां बैठे, सारे बड़े अखबारों में मोटी मोटी हेडलाइन कि एड इंडिया कंसोर्टियम से $5.6 बिलियन मिलने जा रहा है, $10 बिलियन मिलने जा रहा है, $15 बिलियन मिलने, माने ये नेशनल न्यूज बनती है। जो शर्म की बात है हमारे लिए वो नेशनल न्यूज बनती है। मीडिया में बैठे हुए लोगों के दिमाग का विकास भी इतना हो गया कि जिस पर संपादकीय आने चाहिए थे शर्म के कि इस देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन की खबरें छपती हैं। और अखबारों में खबरें छपती हैं वो तो एक बाजू में, पार्लियामेंट में ताली बजा बजा के स्वागत होता है कि आज हमको विदेशी कर्ज मिल गया, स्वागत होता है। और जानते हैं इस सरकार का चरित्र क्या? इस सरकार ने बेगर्स एक्ट बनाया, आपको मालूम, भिखारियों का कानून। और भिखारियों का कानून क्या है? दिल्ली में है, यहां महाराष्ट्र में भी, कई प्रदेशों में लागू है। उसमें क्या है, अगर कोई भिखारी 10 पैसे की भीख मांगे, 50 पैसे की भीख मांगे, 1 रुपए की भीख मांगे तो पुलिस वाला बंद कर देगा पकड़। ये बेगर्स एक्ट कहता है। तो माने 10 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए की भीख अगर कोई मांगता है तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। और ये $5 अरब की भीख मांग कर लाते हैं, तालियां बजा बजा के स्वागत करते हैं पार्लियामेंट। इनको पकड़ के जेल में बंद नहीं करते। जरा पूछिए कि 50 पैसे की जो भीख मांग रहा है बेचारा, वो गरीब आदमी है, उसको तो पकड़ के तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे। और जो $5 अरब की भीख मांग के ला रहा है उसको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड देते हैं। ये इस देश की कम नसीबी। और ये सारा का सारा विदेशी कर्जे के आधार पर तामझाम जो खड़ा किया है, जानते हैं जिन जिन देशों ने दुनिया में विदेशी कर्ज के आधार पर अपना विकास किया है वो सारे देश दिवालिये हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं। और आपको सुनना हो तो मैक्सिको की कहानी सुनिए, सुननी हो तो ब्राजील की कहानी सुनिए, सुननी हो तो कोस्टारिका की कहानी सुनिए, कोलंबिया की कहानी सुनिए, इथियोपिया की कहानी सुनिए, सोमालिया की कहानी सुनिए। जानते हैं इथियोपिया और सोमालिया में क्या हुआ? उस देश के पास इतनी नेशनल प्रॉपर्टी होते हुए भी वो देश भूखमरी के कगार पर है। क्यों? सारी की सारी नेशनल प्रॉपर्टी इथियोपिया और सोमालिया की अमेरिका की कंपनियों के कब्जे में चली गई। क्यों चली गई है? सोमालिया की और इथियोपिया की सरकारों ने 10 साल पहले इसी विकास का रास्ता पकड़ा था, विदेशी कर्ज लो और विकास करो। कर्ज लेते लेते 10 साल के बाद यह हालत हो गई है कि आज अगर इथियोपिया अपनी पूरी राष्ट्रीय संपत्ति बेच दे तो विदेशी कर्ज नहीं चुक सकता, यह हालत हो गई। सोमालिया अगर अपनी पूरी संपत्ति बेच दे तो उनके ऊपर जितना विदेशी कर्ज हो गया वो चुक नहीं सकता। तो इन देशों ने जो रास्ता पकड़ा था उधार लेकर विकास करने का, वही रास्ता हमने पकड़ा। और जानते हैं धीरे धीरे हमारी हालत भी वही हो रही है। अगर भारत सरकार की नेट इनकम का हिसाब में लगाऊं तो जितनी कुल आमदनी है वो कुल आमदनी का करीब 60% विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता। भारत सरकार की कुल आमदनी 1,10,000 करोड़ की है और 60,000 करोड़ रुपया खर्च करती है विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। ये चल रहा है इस देश। और बजट बनता कैसे? अभी आ रहा है बजट, वो बनता कैसे उसको समझ लीजिए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च हुआ। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने में खर्च होता और उस 20,000 करोड़ के बाद लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपया पेंशन देने में खर्च होता। उसके बाद भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय का बजट है वो 20-22 हजार करोड़ का उसमें चला जाता और उसके बाद जो कुछ बचा है वो सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर से कई गुना ज्यादा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, माने जहां सच में पैसा लगना चाहिए वहां पैसा लगता नहीं है और जहां पैसा नहीं लगना चाहिए, कम होना चाहिए, वहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और वो बराबर घाटा चलता रहता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? या तो नोट छापते हैं और नोट छापने से काम नहीं चलता है तो हिंदुस्तान की सरकार फिर विदेशों से कर्ज लेके आती है। और अब की बार तो सरकार ने अद्भुत फैसला किया है आपको लूटने का। जानते हैं क्या किया? भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने तय कर लिया है कि इस साल 100 रुपए का सिक्का छापेंगे और 100 रुपए का सिक्का आपको 200 रुपए में बेचा जाएगा। जरा सोचिए, ये आजाद हिंदुस्तान के बनने वाले नियम है कि 100 रुपए का सिक्का बनेगा, वो आपको बेचा जाएगा 200 रुपए में, माने हर एक आदमी की जेब से 100 रुपया निकाला जाएगा। ये सरकारें लूटने का काम कर रही हैं, ये सरकारें हैं हमारी। ये तो डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे।
इनको सरकार कहना तो सरकार शब्द की तौहीन करना है मेरे हिसाब से। और अंग्रेजों ने दोस्तों जितना नहीं लूटा है इस देश को, उससे ज्यादा लूट पिछले 50 साल में इस देश की हुई। इसी देश के कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों में, जिनमें प्रोफेसर एस.के. गोयल और ब्रह्मानंद जैसे लोग हैं, उनके कुछ रफ एस्टीमेट हैं। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितना लूट कर ले जाती थी एक साल में इस देश से। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 60 करोड़ रुपए के बराबर था। तो 60 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी दर वर्ष ले जाती थी लूट कर। अब कितना लूट रहे हैं? हिंदुस्तान में इस समय 4000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं। वो सारी कंपनियां एक साल में मिलकर करीब 70,000 करोड़ रुपए ले जाती हैं। जब हम गुलाम थे तो हमारी कम लूट होती थी, अब आजाद हो गए हैं तो इस देश में लूट ज्यादा बढ़ गई है। और कुछ उदाहरण से समझ लीजिए कि लूट कैसे होती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कुछ नहीं बेचता, पानी बेचता, और पानी बेचकर पिछले साल ये दोनों कंपनियों ने 240 करोड़ रुपए लूटा है इस देश से। 240 करोड़ रुपए लूटा। एक बाजू में इस देश में लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है, और भारत सरकार इस बात को कहती है पार्लियामेंट में। शर्म आनी चाहिए कि आजादी के 50 साल बाद भी लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है। और ये हालत आपको देखनी हो तो ज्यादा दूर मत जाइए, गुजरात के कच्छ के इलाके में चले जाइए। मैं 3 महीने रहा हूं कच्छ में। जब कारगिल कंपनी के खिलाफ अभियान चलता था तो मैं 3 महीने कच्छ में रहा था। 4-4 दिन में, 5-5 दिन में एक टैंकर आता है एक गांव में। 4-4 दिन में 5-5 पीने का पानी नहीं होता। लेकिन उन गांवों में मैंने पेप्सी कोला, कोका कोला बिकते देखा। शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, पेप्सी बिकेगा इस देश में। और पेप्सी बिकेगा तो उसका 240 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का वो अमेरिका ले जाएंगे। इस 240 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के 2.5 लाख गांवों में पीने का पानी दिया जा सकता, जितने पैसे से हम पेप्सी और कोका कोला पी के अमेरिका पैसा देते। और बराबर हम भी यही कहते हैं, भारत माता की जय। 240 करोड़ गया अमेरिका और ताली पीट के भारत माता की जय। भारत माता की जय कहां से होने वाली? और हम भी यही मानते हैं कि जब तक पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, हमारा विकास नहीं होएगा। पहले घर घर में, गली गली में जाते थे, कोई केरी का रस पिलाता था, कोई शिरडी का रस पिलाता था, कोई नींबू का रस पिलाता था। अब घुसिए घर में, सबसे पहले पूछे, राजीव भाई चाय पिएंगे? राजीव भाई कहेंगे नहीं चाय नहीं पिएंगे। तो कॉफी पिएंगे? नहीं कॉफी भी नहीं पिएंगे। तो ठंडा पिएंगे, पेप्सी या कोका कोला पिएंगे? माने चाय पिलाओ तो मारो राजीव भाई को, क्योंकि कैफीन है, निकोटिन है, दोनों ही जहर है। कॉफी पिलाओ तो भी मारो राजीव भाई को, और ऊपर से ठंडा पिला दो तो और जल्दी मार डालो राजीव भाई को। आए हैं राजीव भाई अतिथि बन के और पिला रहे हैं उनको कोका कोला, माने कार्बन डाइऑक्साइड। दिमाग ऐसा गुलाम हो गया है कि 1 मिनट सोचते नहीं है कि हम कर क्या रहे। और ये सब विकास के नाम पे होता है। और एक एक कंपनी इस देश में आई है, ये जो विदेशी कंपनियां है ना, एक कंपनी है उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, अमेरिका की कंपनी है। इस देश में आई 50,000 रुपए की पूंजी से उसने इस देश में धंधा शुरू किया। आज कॉलगेट पामोलिव कंपनी के 1 साल के प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए के। 50,000 से धंधा शुरू किया उसने। हिंदुस्तान लीवर, हॉलैंड की कंपनी, असली नाम यूनिलीवर है, इस देश में आई धंधा करने। 24 लाख रुपए से धंधा शुरू किया और आज उस कंपनी के प्रॉफिट 480 करोड़ रुपए के आसपास। कुछ लाख रुपए लेके आते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति यहां से बटोर के ले जाते हैं। पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हमारे यहां से उनके यहां जाती है। और ये सारे गरीब देशों की यही हालत है। दुनिया के 120 गरीब देशों से जितनी पूंजी दुनिया के अमीर देशों में जाती है, आप सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर के आंकड़े हैं अंकटाड के, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लास्ट ईयर की बुकलेट के आंकड़े हैं, वो मैं कोट कर रहा हूं कि 120 देशों में एक साल में अमीर देशों से लगभग $500 बिलियन की पूंजी आती है, कर्जे के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, फॉरेन एड के रूप में। और इन्हीं 120 देशों से अमीर देशों को जो जाने वाली पूंजी है वो $745 अरब है। $745 बिलियन चला जाता है, 500 बिलियन वहां से आता। वहां से आता कम है, जाता ज्यादा है। पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हम उनको देते हैं। ये उल्टा दुष्चक्र बनाया हुआ। और इसी लूट के दुष्चक्र को कायम बनाने के लिए ये लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, गेट है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये जितने तामझाम है, ये सभी इस लूट के सिलसिले को बरकरार बनाए रखने के लिए। और एक आखिरी बात आपसे और कहता हूं कि एक बाजू में तो ये लूट चल रही, आर्थिक शोषण चल रहा है, राजनीति की हालत कितनी नपुंसक है वो आप देख रहे हैं कि इस देश के पार्लियामेंट के माध्यम से सब कुछ बिक रहा। अभी तो हीरे की खदान बिकेगी विदेशी कंपनी को, सोने की खदान बिकेगी विदेशी कंपनी को, कोलसा की खदान बेचने का फैसला हो गया विदेशी कंपनियों को।
ऑयल एंड नेचुरल गैस जितना जमीन के अंदर है वो विदेशी कंपनियों को बेचना है। वो घोषणा अभी यहां प्रधानमंत्री करके गए हैं बंबई में एक हफ्ते पहले। तो जितना जमीन के अंदर सोना है, चांदी है, हीरा है, कोलसा है, या आपके जमीन के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ये सब विदेशी कंपनियों को बिकेगा। ये तो धड़ल्ले से चल रहा। और इसके अलावा जितने पब्लिक सेक्टर हैं वो भी बिकेंगे। आज का अखबार आप उठाइए देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने रिकमेंडेशन करना चालू किया कि सब पब्लिक सेक्टर बेचो एक तरफ। और इन पब्लिक सेक्टर्स में मालूम है पैसा किसका? आपका है, मेरा, हमारे आपके खून पसीने की कमाई का, टैक्स का इस देश के पब्लिक सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपया लगाया हुआ। इनके बाप का नहीं है जो ये बेच रहे। और 1 मिनट भी इन्होंने पार्लियामेंट से इजाजत नहीं ली। ये कहते हैं कि हमारे कैबिनेट ने फैसला कर लिया, हम बेचेंगे। तो तुम्हारा कैबिनेट देश बेचने का फैसला कर चुका है, तो देश बेचेंगे। और ये देश बेच क्यों रहे हैं, दिमाग में बराबर ध्यान रखिए। मीर जाफर ने इस देश को क्यों बेचा था? कुर्सी के लिए, पैसे के लिए। 2 ही चीजें चाहिए हर एक नेता को, या तो कुर्सी चाहिए या तो पैसा चाहिए। तो एक बाजू में तो देश बिक रहा, और दूसरे बाजू में उनको लगता है कि इस देश में जब नौजवान को ये बात समझ में आने लगेगी, कोई राजीव दीक्षित या कोई अतुल शाह या कोई XYZ इस देश में घूम जाएगा, तो कोई दूसरा विवेकानंद भी पैदा हो सकता है। ये डर लगता है। और जानते हैं ये डर से वो करते क्या है? उनको बराबर विदेशी कंपनी वालों को, विदेशी ताकत वालों को इस बात का डर है कि हिंदुस्तान की माटी में ऐसी कुछ खासियत है कि यहां कोई भगत सिंह हो जाता, कोई चंद्रशेखर हो जाता, कोई उधम सिंह हो जाता, कोई विवेकानंद हो जाता, कोई दयानंद हो जाता, कोई कुछ हो जाता। ये माटी की खासियत है। ये माटी कभी वीर विहीन नहीं रही है। हजारों साल से इस देश का यही इतिहास है। तो उनको डर लगता है। तो उस डर को उन्होंने खत्म करने के लिए जानते हैं क्या किया? उनका सीधा सा फॉर्मूला है कि हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान स्वामी विवेकानंद ना होने पाए, हिंदुस्तान का हर नौजवान माइकल जैक्सन हो जाए, उसकी तैयारी वो करते हैं। उनको डर है कि माइकल जैक्सन हो जाएंगे तो इस देश में कोई वांदा नहीं है, वो देश ही बेचने का काम करेंगे, भारतीय संस्कृति को बेचने का काम करेंगे। और अगर कोई दूसरा विवेकानंद खड़ा हो गया तो मल्टीनेशनल को मार मार के भगा देगा इस देश से। ये डर है। तो इसके लिए जानते हैं उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के नौजवानों का चरित्र खलास करो, ये उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। और इस 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए वो GTV लेकर आए हैं, CNN लेकर आए हैं, स्टार टीवी लेकर आए हैं, प्राइम स्टार आया है, प्लस 21 आ गया है, वगैरह वगैरह 14-15 टेलीविजन चैनल इस देश में है। और रात दिन उन सारे टेलीविजन चैनलों पर जो कुछ दिखाया जाता है वो मनोरंजन नहीं है, वो मेरे और आपके चरित्र को बर्बाद कर देने का एक साधन है। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि भाई कल तक आपके घर में एंटीना लगा था, अब ये डिश एंटीना काहे को लगवा लिया? तो कहते राजीव भाई मनोरंजन करना, अभी डिश एंटीना नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे करेंगे? तो जिनके घर में डिश एंटीना है उन्होंने डिश एंटीना लगवा लिया, और जिनके घर में डिश एंटीना नहीं है उन्होंने क्या किया? केबल कनेक्शन ले लिया। और इस देश में धन्य वो लोग हैं जो अपने घर में आग लगा रहे हैं और अपने पड़ोसियों के घर में भी आग लगा रहे हैं, डिश लगा लगा के, केबल लगा लगा के। घर घर में केबल कनेक्शन, घर घर में डिश एंटीना। और जिसके भी घर में घुसो, पूछो कि भाई क्या करते हो, तो कहते राजीव भाई दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो कुछ तो मनोरंजन चाहिए। तो ठीक है मनोरंजन करो। तो क्या करते हैं मनोरंजन? छोटे छोटे बच्चे बैठे, उनके साथ उनके मम्मी पापा बैठे, उनके साथ उनके दादा दादी बैठे, उनके साथ उनके नाना नानी बैठे, 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं। और टेलीविजन पे क्या चल रहा? ATN पर क्या आता है? चोली के पीछे क्या? चीज बड़ी है मस्त मस्त। और आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि चोली वाला गाना सुनकर आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता? चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना सुन के आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता? और ये बात मैं खासकर नौजवानों से और बच्चों से कह रहा हूं कि तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि अगर मान लो मेरे सामने मेरी मां खड़ी, तुम्हारे सामने तुम्हारी मां खड़ी है, और टेलीविजन पर गीत आता है तेरी चोली के पीछे क्या है, अपनी मां से पूछने की हिम्मत है तेरी चोली के पीछे क्या है? मान लो हमारे सामने हमारी बहन खड़ी जो हर साल मेरी कलाई पे राखी बांधती है और मेरे लिए दुआएं करती है भगवान से, वो बहन मेरे सामने खड़ी है और गीत आ रहा हो, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अपनी बहन से ये पूछने की हिम्मत है, तू चीज बड़ी है मस्त। और जो गीत हम हमारी मां के सामने नहीं गा सकते, जो गीत हम हमारी बहन के सामने नहीं गा सकते, वो गीत इस देश के बच्चों को क्यों दिखाए जाते?
जो गीत लिखने वाले हैं उनके बारे में तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने आत्मा बेचा है, शरीर बेचा है, सब कुछ बेचा। जो ऐसा गीत लिखते हैं, भगवान उनकी आत्मा को जितनी जल्दी शांति दे उतना अच्छा। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे दूसरा गुस्सा आता है कि घर घर में जहां अभी भी भारतीय संस्कृति की बातें कही जाती हैं, जिस देश में मुझे बचपन से यह सिखाया गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अभी उसी देश में मुझे कोई कहता है तू चीज बड़ी है मत मत। अभी उसी देश में कोई कहता है मुझे कि चोली के पीछे क्या। और इस देश में संस्कृति का कबाड़ा हो गया है। जब मैं देश के नौजवानों को ये गाते हुए सुनता हूं, मेरा दिल तो ये कहता है कि इस देश के नौजवानों को गाना चाहिए मेरा रंग दे बसंती चोला, लेकिन गा रहे हैं चोली के पीछे क्या है। ये संस्कृति का नाश हो रहा है, ये मनोरंजन नहीं हो रहा। और ये घर घर में आग लग रही है, सुलग रही है, अभी लगी नहीं है। जिस दिन घर घर में आग लगना शुरू हो जाएगी, आपसे देखा नहीं जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये जो टेलीविजन आया है, ये दो ही चीजें दिखाता है, या तो सेक्स की वल्गैरिटी, या दिखाता है वायलेंस, मारामारी। और इतनी वायलेंस, इतनी मारामारी, इतनी वल्गैरिटी दिखाते हैं। आपको मालूम है, आपके ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे नौनिहाल, जिनके बारे में आप कल्पना करते हो कि ये भविष्य में अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये अच्छे इंजीनियर बनेंगे, ये अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, क्या देखते हैं। और एक एक घर में जिनके यहाँ केबल कनेक्शन आ गया है, डिश एंटीना आ गया है। मैंने मेरे शहर में सर्वे कराया था, इलाहाबाद में। सामान्यतः छोटा बच्चा एक दिन में 5 घंटे टीवी देखता, सामान्यतः। और होता क्या है, स्कूल से आया, बस्ता फेंका, टीवी चालू हो गया। अब उसकी अम्मा कहेगी कि बेटा खाना खाओ, तो टीवी के सामने। अम्मा कहेगी बेटा होमवर्क करो, तो टीवी के सामने। अम्मा कहेगी बेटा जाओ खेलने के लिए, कि नहीं जाएंगे क्योंकि चित्रहार आ रहा। पड़ोसी का बेटा आपके घर में नहीं आएगा, आपका बेटा पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा। दोनों बैठे हुए टेलीविजन देख रहे हैं। बच्चे खेलना कूदना भूल गए हैं, आपस की उनकी जो धीरा मुश्ती होती थी वो भी भूल गए, थोड़ी दौड़ भाग करते थे वो भी भूल गए, टीवी से चिपक कर बैठे। और ये टीवी का आकर्षण कितना जबरदस्त होता है। बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़ों की बात कर रहा हूं कि एक बार अगर चालू हो जाए और आपको दिख रहा है कि ये दृश्य हमको बराबर अच्छा नहीं लगता है, आपकी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें। इतने गुलाम हो जाते हैं। ये टेलीविजन का जो आक्रमण है वो इतना जबरदस्त होता है कि अच्छे खासे विवेक वाले व्यक्ति, अच्छे खासे तर्क शक्ति रखने वाले व्यक्ति बराबर देखते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें। इतने गुलाम हो जाते हैं, इतना जबरदस्त आक्रमण होता है। और रात दिन उस पर जो आपके बच्चे देखते हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए कि एक 3 साल का बच्चा जब टीवी देखना शुरू करता और एक दिन में उसके घर में अगर केबल कनेक्शन है और 12-13 चैनल्स अगर उसके घर में उपलब्ध है, तो प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से वो बच्चा 20 साल की उम्र में जब पहुंचता है तो अपनी आंखों के सामने 33,000 हत्याएं देखता, मर्डर के देखता। 33,000 20 साल की उम्र तक पहुंचते। और लगभग 72,000 टाइम्स वो बच्चा रेप केसेस देखता है या मोलेस्टेशन के केसेस देखता है। आप सोचो जरा एक गंभीर बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि महात्मा गांधी नाम का एक छोटा सा बच्चा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद सत्यवादी हो गया। तो हरिश्चंद्र का नाटक उस बच्चे के दिमाग पर इतना गहरा असर करता है कि जिंदगी भर सत्य और अहिंसा की बात करने वाला हो गया। तो जो बच्चे 30,000 बार मर्डर देख रहे हैं, 70-72 हजार बार रेप केसेस देख रहे हैं, वो क्या बनने वाले हैं। आप उम्मीद करोगे कि हमारा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपका बच्चा हो सकता है गली का डॉन बने, माफिया बने। और यही बालक जो रात दिन टेलीविजन पे वल्गैरिटी देखेगा, ऑब्स्सीनिटी देखेगा, तो आप देखोगे कि उम्र के एक दौर में पहुंचकर सड़क के किनारे खड़े हो जाएगा। कोई भी बहन जाएगी तो सीटी बजाएगा या टॉन्ट कसेगा या फिक्रा कसेगा। आप जरा पूछिए अपने अपने दिल से कि ये लोग कहां से पैदा हो रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों को सड़क चलते छेड़ते हैं। कहां से आते हैं, कौन है ये लोग। और इतनी हैवानियत और इतने राक्षसीपन वाले व्यक्ति जो 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 10 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 15 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, कहां से आते हैं, कौन सिखाता है उनको। किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप मुझे बताइए। हिंदुस्तान के किसी
स्कूल के सिलेबस में यह पढ़ाया जाता है? किसी बच्चे को जरा ये बताइए। या हिंदुस्तान की सिलेबस की किसी किताब में यह पढ़ाया जाता है? ये बताइए। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, घर में कोई सिखाता नहीं है उनको, उसके बावजूद ये सीखने वाले लोग कहां से आ जाते? दो ही कारण है, या तो टेलीविजन या तो सिनेमा। और इस सिनेमा और टेलीविजन का असर क्या होता है मैं आपको शेयर कर सकता हूं। मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों से बात करता हूं। एक बार मेरे एक मित्र हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, उनका 3 साल का बच्चा, उससे मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा हीरो कौन है? कहने लगा संजय दत्त। तो मैंने कहा क्यों? महात्मा गांधी नहीं है कि नहीं है? भगत सिंह नहीं है कि नहीं है? चंद्रशेखर नहीं है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद नहीं है? नहीं है। इनमें से कोई मेरा हीरो नहीं है, मेरा हीरो है संजय दत्त। मैंने कहा क्यों है तुम्हारा हीरो संजय दत्त? कहने लगा राजीव अंकल, वो 25 मंजिल की इमारत से जब कूदता तो उसको कभी चोट नहीं आती, उसके कपड़े भी नहीं फटते कभी। और वो जो संजय दत्त नाम का आदमी है, जब मोटरसाइकिल लेके चलता है तो दीवार तोड़ के निकल जाता। मोटरसाइकिल नहीं टूटती, संजय दत्त का सिर नहीं टूटता, दीवार टूट जाती। फिर कहने लगा अंकल वो इतना ताकतवर है कि एक विलेन को घूसा मारे तो विलेन धराशायी हो जाता। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा हीरो अगर इतना ताकतवर है तो 2 साल तक बंबई की आर्थर रोड जेल में बंद क्यों था? जो दीवार तोड़ के निकल आता है, 25 मंजिल इमारत कूद सकता है, वो बंबई की आर्थर रोड की दीवार नहीं तोड़ पाया। तो जानते हैं उस बच्चे ने बहुत गंभीरता से मुझे जवाब दिया, तो क्या ये सब झूठ होता है? मैंने कहा और क्या सच होता? अब वो 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसके भोलेपन को आप क्या कहोगे? क्योंकि रात दिन उसको झूठ दिखाया जा रहा है, रात दिन उसको मारामारी दिखाई जा रही, रात दिन उसको वायलेंस दिखाई जा रही। और ये जो वायलेंस होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। ये क्या होती है? जितनी बार आप मर्डर के सीन देखोगे, जितनी बार आपका बच्चा मारामारी देखेगा, उतनी बार उसके मन से दया, करुणा, प्रेम खत्म हो जाएगा। और हमारे यहां एक वाक्य कहा जाता है, दया धर्म का मूल है। अगर मेरे दिल में दया नहीं रहेगी तो धर्म कहां रहेगा? और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वायलेंस बहुत खतरनाक है जो दिखाई जा रही है, और ये जानबूझकर दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छे कार्यक्रम नहीं, अच्छे कार्यक्रम बनाने वाले भी लोग हैं और अच्छे कार्यक्रम दिखाने वाले भी लोग हैं, लेकिन जानबूझकर वो 2 ही चीजें दिखाएंगे, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या वायलेंस और मारामारी। और ये वायलेंस और मारामारी हजारों बार देखते 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 हम इतने संवेदना शून्य हो गए हैं कि 1984 में जब 10,000 लोग भोपाल में मर गए तो किसी की आंखों से आंसू नहीं निकले इस देश में। इतने संवेदना शून्य हम हो गए। सिनेमा में मर्डर देख देख कर, टेलीविजन पर मारामारी देख देख कर हमारे दिल की करुणा बिल्कुल सूख गई है, दया बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारी आंखों के सामने जब मर्डर होता है हम बगल से होकर निकल जाते हैं। सारी इंसानियत, सारी मानवीयता एक तरफ धरी रहती है, टेलीविजन का असर इतना हावी होता है। और इसलिए मैं आपसे 2 ही बातें कहने आया हूं कि एक बाजू में ये जो लूट चल रही है इसको रोक दीजिए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। और दूसरे बाजू में ये जो टेलीविजन का आक्रमण चल रहा है इसको रोक दीजिए, नहीं तो आपका घर नहीं बचेगा। देश बचेगा, समाज बचेगा, ये बहुत दूर की बात है। मैं तो आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहने आया हूं कि आप अपना घर बचा लीजिए। देश बचाएंगे, समाज बचाएंगे, दूर की बातें हैं, पहले आप अपना घर बचा लीजिए। और घर बचाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हर मम्मी पापा के लिए अपना बेटा या बेटी दुनिया का सबसे लाडला व्यक्ति होता है, और उसी को आपने झोंक दिया है उन दरिंदों के सामने, उन भेड़ियों के सामने जो जानते नहीं है मानवीयता क्या होती है, इंसानियत के गुण क्या होते हैं। ये घर घर में जो डिश एंटीना आ गया है, घर घर में ये जो केबल कनेक्शन आ गया है, और इसकी वजह से ये जो होड़ लग गई है कि मेरे पड़ोसी के घर में ये है तो मेरे घर में नहीं है। और जानते हैं ये सिखाता क्या है? आप जरा इसको गंभीरता से समझिए कि ये कितनी खतरनाक चीज है। टेलीविजन आपको सिखाता है घर की बढ़े शान, पड़ोसी की जले जान। नेबर्स एनमी, ओनर्स प्राइड। इसका माने जानते हैं क्या? कि आपके घर की शान तब बढ़ेगी जब पड़ोसी की जान जलेगी। आपका धर्म क्या कहता है? पड़ोसी से प्यार करो। टेलीविजन कहता है पड़ोसी की जान जलाओ। और हम क्या कर रहे हैं? अपने पड़ोसी की जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए, पड़ोसी हमारी जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए, और दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जान जलाने में लगे हुए। कब दोनों के घर जलेंगे किसी को नहीं मालूम। और जिस दिन दिमाग में मेरे जैसे किसी आदमी के ये बैठ जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, हम सब परेशान है ना, करप्शन करप्शन करप्शन। ये करप्शन की मां कौन है?
करप्शन की जड़ क्या है उसको जरा समझिए। एक उदाहरण से मैं आपको बहुत गंभीर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन राजीव दीक्षित जैसे किसी नौजवान के दिमाग में ये बैठ जाता है कि घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब बीपीएल की वॉशिंग मशीन आएगी, घर की शान तब बढ़ेगी जब कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब मारुति की कार आ जाएगी, तो राजीव दीक्षित कहेंगे भाई मेरी जेब में तो 10 रुपया नहीं, अब ओनिडा आएगा कहां से? तो मेरे जैसा ईमानदार आदमी जिसके दिमाग में आपने ये डाल दिया कि घर की बढ़े शान और पड़ोसी की जले जान, ओनिडा टेलीविजन, मैं देखता हूं मेरी जेब में तो 10 रुपया नहीं है, ओनिडा टेलीविजन के लिए तो 17,000 रुपया चाहिए, तो रात दिन मेरे दिमाग में ये घन चक्कर शुरू हो जाएगा। घर की शान बढ़ाइए, पड़ोसी की जान जलाइए। और एक दिन ऐसा आएगा कि राजीव दीक्षित 17,000 रुपए के लिए अपनी आत्मा को बेच देंगे, देश को बेच देंगे, क्योंकि ओनिडा लाना है खरीद कर। यहीं से एक ईमानदार आदमी के बेईमान होने की कहानी शुरू हो जाती है। जिस दिन एक ईमानदार आदमी उसको कोच कोच कर कोई रोज कह रहा है कि तुम्हारे घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, तो वो ईमानदार आदमी 17,000 रुपए लाने के चक्कर में कहीं से रिश्वत लेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा, आत्मा को बेचना पड़ेगा, बेच देगा, उसके घर में ओनिडा आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये बेईमान बनने की कहानी मेरे जैसे किसी नौजवान के मन में आई तो उसने करप्शन किया, बेईमान हो गया। मान लीजिए यही मेरे पिताजी के दिमाग में आ जाए कि घर की शान तब बढ़ेगी जब मारुति कार आएगी, तो मेरे पिताजी क्या करेंगे? वो कहेंगे लाओ कहीं से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत, क्योंकि मारुति कार के बिना शान नहीं। तो वो एक ईमानदार आदमी बेईमान हो जाएगा। और मान लीजिए यही कहानी मेरी अम्मा के मन में बैठ गई कि घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब बीपीएल की मशीन आएगी, तो मेरी अम्मा तो कहीं नौकरी करती नहीं, मेरी अम्मा तो कोई बिजनेस करती नहीं, वो बेचारी सीधी सादी हाउस वाइफ है। तो जानते हैं वो क्या कहेगी? अब इस लड़के की जब शादी करेंगे तो दहेज मिलेंगे। तो एक ईमानदार मां बेईमान होएगी और उसकी बेईमानी का आप तंत्र देखिए, वो क्या कहेगी? देखिए साहब, हमको कुछ नहीं लेना देना, जो देना अपनी बेटी को दीजिए, और मालूम है कि सब कुछ लेके बेटी उसी के घर में आने वाली। एक बाजू में कहेगी हमको कुछ नहीं लेना देना, दूसरे बाजू में कहेगी बीपीएल की मशीन दे दो, ओनिडा का टेलीविजन दे दो, मारुति की कार दे दो। क्यों दे दो साहब? अरे इस लड़के को इंजीनियर बनाया है, लाखों रुपया खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे? और उसके बाद पता चलेगा कि घर में सारा सामान आ गया, लेकिन एक टेलीविजन अगर नहीं दे पाया तो आने वाली लड़की को जिंदा जला देंगे हम दहेज के लिए। ये इसी देश में मैंने देखा, कहीं नहीं देखा। टेलीविजन के लिए एक जीती जागती महिला को हम जिंदा जला दें, इससे ज्यादा संस्कृति की निकृष्टता कोई हो नहीं सकती। और तब मुझे आग लग जाती है दिल में कि शायद हमारे समाज में अब किसी जीती जागती बहन से ज्यादा कीमत टेलीविजन की हो गई है। और जब से ये कीमतें लगना शुरू हो गई हैं, तब से आप देखिए अखबारों में कोई दिन बाकी नहीं जाता जब दहेज के लिए किसी की हत्या न होती। और अब स्थिति बहुत भयावह हो गई है। अब तो ये पता चल जाए कि गर्भ में पलने वाली बेटी है तो पहले ही एम्नियोसिंथेसिस कराओ और साफ कर दो। गर्भ में से बाहर आ जाए, पैदा हो जाए, उसके बाद मारे तो हत्या है, और गर्भ के अंदर ही मार दे तो एबॉर्शन। ये अजीब कानून है इस देश में कि गर्भ से बाहर निकले कोई बच्चा उसकी करें तो हत्या, और गर्भ के अंदर अगर हम मार दें तो एबॉर्शन। और मैं गारंटी से कहता हूं आपसे, आप इसको देख लीजिए, मैंने मेरे शहर में सर्वे किया, जितने एबॉर्शन के केसेस होते हैं उनमें 99% केसेस बच्चियों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, क्योंकि बच्ची है गर्भ में इसलिए इसको मार दें। उसके नतीजे जानते हैं क्या हो रहे हैं? एक बाजू में दहेज हत्या के लिए मार रहे हैं, दूसरे बाजू में एबॉर्शन के पहले एबॉर्शन कराओ और लड़कियों को खत्म कर दो। धीरे धीरे हिंदुस्तान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान में 1000 भाइयों पर 500 बहनों की संख्या रह जाएगी। आप जरा कल्पना करिए कि इस समाज का होगा क्या? कौन सी बास्टर्ड सोसाइटी में हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं। और हमने कुछ अजीब परिभाषाएं बनाई हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है, हमको किसी ने बताया है कि पुराने जमाने में लड़कियों की हत्या कर देते थे तो हम उनको राक्षस मानते हैं। आज के जमाने में ये जो सफेद सफेद चोगा पहनकर डिग्रियां लेकर जो बच्चियों की हत्या करते हैं उनको हम डॉक्टर कहते हैं, वो राक्षस नहीं है। और अगर यही चलता रहेगा तो आप इस समाज को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, 2 निवेदन करने आया हूं। एक तो ये कि इस देश को जो लूट रहे हैं इससे इस देश को बचाइए,
और इस देश की लूट से इस देश को बचाने का काम आप ही करोगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं करने वाली हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो देश बेचने में लगे। देश बचेगा कैसे? मैं आपसे छोटे छोटे कुछ निवेदन करने आया हूं कि आज के बाद आप यहां से फैसला करके जाइए कि मेरे घर में पेप्सी या कोका कोला आएगा नहीं। इस देश के लाखों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और मेरे घर में मेरे बच्चे पेप्सी और कोका पिएंगे, इससे बड़ा नेशनल क्राइम कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप फैसला करिए, आपके घर में कॉलगेट, क्लोजअप, सिबा का फॉरहंस आएगा नहीं। हमारे देश में जो स्वदेशी नीम का दातुन है, बबूल का दातुन है, वो हम खरीदेंगे, वो करेंगे। देश का पैसा देश के बाहर नहीं जाने देंगे। हमारे घर में लक्स, लिरिल, लाइफ बॉय, रेक्सोना आएगा नहीं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के साबुन है। हमारे बच्चे बाटा और एडिडास का जूता पहनेंगे नहीं, गांव का मोची जो जूता बनाता है वही हम पहनेंगे। और मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करने आया हूं, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि इस देश को बचाना है तो सबसे पहला काम अपने अपने घर से विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, इनका माल खरीदना बंद कीजिए। दुश्मन से जब लड़ाई लड़ते हैं तो दुश्मन की सप्लाई लाइन सबसे पहले काटते हैं। यह सप्लाई लाइन हमारे घरों से बनी हुई है। हम हमारे घरों में विदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं और पैसा इनको जाता है। वो पैसा देना बंद करिए और इस देश में स्वदेशी लाइए। और स्वदेशी में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, टाटा, बिरला, डालमिया स्वदेशी है नहीं, ये भूल कभी मत कीजिएगा। मेरे लिए स्वदेशी है नीम का दातुन, मेरे लिए स्वदेशी है अगर मेरे गांव में कोई साबुन बनता है वो, मेरे लिए स्वदेशी है मेरे गांव में बनता है कोई जूता वो, मेरे लिए स्वदेशी है खादी का कपड़ा बनता है वो। मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि जो मेरे सबसे नजदीक बनता है और मेरे भाई को रोजगार देता है वो स्वदेशी है। वो परिभाषा आप तय करिए। तो अपने गांव में जो बनता है, मेरे शहर में जो बनता है, वो मैं खरीदूंगा। ये बड़े टाटा, बिरला, डालमिया भी स्वदेशी नहीं है, क्योंकि ये रोज विदेशी कंपनियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, रोज कोलैबोरेशन कर रहे हैं। टाटा ने अपने आप को बेच दिया हिंदुस्तान लीवर को, पार्ले ने अपने आप को बेच दिया कोका कोला को, जिलेट को बेच दिया ये आपके भारत मल्होत्रा प्रोडक्ट्स वालों ने अपने आप को। 30 बड़े घराने मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर कर चुके। तो वो कब विदेशी हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और विदेशी कंपनियों के साथ लूटने में उनको भी कुछ हिस्सा मिले, यही उनकी कोशिश चल रही है। तो ये स्वदेशी कभी हो नहीं सकते। स्वदेशी माने सादगी, स्वदेशी माने जो मेरे गांव के नजदीक बनता है, मेरे आदमी को रोजगार देता। स्वदेशी माने जिसका पैसा देश के बाहर नहीं जाता। तो एक तो आप अपने अपने घर से स्वदेशी सामान खरीदने का संकल्प लें। और दूसरा निवेदन मैं आपसे करने आया हूं कि इस देश को सांस्कृतिक आक्रमण से बचाएं, अपने अपने घर का टेलीविजन बंद करें। ये ताकत आपके हाथ में है, इसके लिए देवेगौड़ा से पूछने की जाने की जरूरत नहीं। हाँ, और इसके लिए आप ये कहो कि राजीव भाई पार्लियामेंट से कोई कानून पारित हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। आपके घर में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, हिम्मत करिए और ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने में कोई ताकत नहीं लगती, मन का संकल्प चाहिए बस। और अगर आप बंद कर देंगे तो आपके बच्चे बंद कर देंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर में बैठ के टीवी देखें और बच्चों से आप कहें कि भाई तुम मत देखो। ये नहीं चलने वाला। आप बंद करिए, आपके बच्चे बंद कर देंगे। तो ये टीवी बंद हो जाएगा तो आप कहोगे समय बचेगा, और वो समय बचेगा उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सामयिक करिए, प्रतिक्रमण करिए। आपको कहने वाले बड़े बड़े गुरुदेव हैं, समय बचाइए तो कुछ धर्म के काम करिए। और सबसे बड़ा धर्म का काम क्या है? पड़ोसी के घर में जाइए, उसके दुख दर्द पूछिए। हमने पड़ोसी के घर जाना बंद कर दिया, पड़ोसी हमारे घर नहीं आता। एक दूसरे के घर जाने का जो रिश्ता बनाया हुआ था समाज को, जिस पर टिका हुआ था, वो टूट रहा है। और वो पड़ोसी के घर जाना आप तभी शुरू करोगे जब आपके पास समय बचे। तो टीवी बंद करिए, उसमें से समय बचेगा। और एक आखिरी निवेदन और, अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में मत भेजिए। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, जानते हैं यूरोप में किन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता है? यूरोप में वर्षों वर्षों एक बड़ी परंपरा रही है, अनाथ बच्चे होते हैं, मम्मी पापा हैं फिर भी बच्चों को छोड़ देते हैं। वहां है, सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से यूरोप में ये परंपरा है बच्चों को एबेंडन छोड़ने की। अभी कुछ कम हुई है, 14वीं 15वीं शताब्दी तो भयंकर परंपरा है। तो जिन बच्चों के मम्मी पापा का पता नहीं होता है